नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका रॉयल इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। चलिए आगे बेटा। बीज विज्ञान शुरू हो गया क्या? चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, बीज विज्ञान में मैंने कुछ भी लिखवाया क्या? क्या लिखवा दिया बताओ? परिभाषा हो गई? चलो बहुत बढ़िया। और 2-3 संस्थानों के नाम भी लिख लिए। उन्नत बीज के गुण लिखे क्या? कितने गुण लिखे? 9 लिख लिए। चलो बहुत है। अब अपन एक एक गुण लेके उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अपने को देखना है बीज का अंकुरण। क्या देखना है बेटा? तो इसके पहले बीज का अंकुरण देखने से पहले अपन बीज की संरचना को देखते हैं। क्या देखते हैं? मान लो कोई बीज है, अगर जैसे ये रहा एक बीज। अब बीज में जो सबसे बाहरी भाग होता है वो होता है बीज चोल। क्या होता है बेटा? ये क्या है? बीज चोल। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे हम? सीड कोट। और सीड कोट का काम है सुरक्षा प्रदान करना। क्या प्रदान करना बेटा? सुरक्षा प्रदान करना। किसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करेगा? ठंड, गर्मी, बारिश, कीट, रोग एवं अन्य वातावरण परिस्थितियां, है ना। तेज धूप से भ्रूण को बचाता है, बाहरी आघातों से बचाता है। तो किसी भी चीज से अगर सुरक्षा देने का काम है तो वो कौन करेगा? बीज चोल करेगा। अब ये जो बीज चोल है इसके 2 भाग है। कितने भाग है बेटा? 2 भाग है। अगर बीज चोल का बाहरी भाग है तो इसको कहते हैं हम लोग टेस्टा। क्या कहते हैं? और जो अंदरूनी भाग होता है उसको हम कहते हैं टेगमेना। क्या कहते हैं? तो बीज चोल बाहर की तरफ से क्या है? टेस्टा। अंदरूनी भाग क्या कहलाता है? टेगमेना। अब कोई आपसे कहे कि सीधे वातावरणीय स्थितियों के संपर्क में आने वाला भाग क्या कहलाता है? टेस्टा कहलाता है। ये सब बायोलॉजी का मैटर है। अपने एग्रीकल्चर में इतना डिटेल में कभी जाते नहीं है, पर अभी कुछ बच्चों का यू कहना है कि सर डीप में ले जाके नहीं पढ़ा रहे। कहां नहीं पढ़ा रहे? डीप में। अभी मैंने उधर इंग्लिश मीडियम में कल पढ़ाया तो एक बच्चा मेरे से कहता है सर साइप्रस एस्कुलेंटस क्या है? मैंने कहा बेटा सफेद या पीला मोथा साइप्रस एस्कुलेंटस कहलाता है। बोले हाँ सर, वो आपने साइप्रस की गांठें जो है मक्का की वृद्धि को प्रभावित करती वो तो लिखवा दिया, पर ये बताया नहीं कि क्या है। मैंने कहा मैंने बताया था, तूने ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने उससे पूछा हिरणखुरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? बोले मैंने कहा बथुआ का। मैंने कहा तेरे को बथुआ, हिरणखुरी, गेहूं सा कुछ नहीं आता, तू कहां फंसा पड़ा है? साइप्रस एस्कुलेंटस में जाके। तो अभी तेरी दिशा सही नहीं है। अब वो यूं सोचे कि सर मेरे मजे नहीं ले रहा हूं बेटा। मैं यूं कह रहा हूं कि एक ही लक्ष्य है। लेफ्ट राइट में बहुत सारे भटकाव है, जहां भटकोगे वहीं भटक जाओगे, है ना। तो इसलिए टू द पॉइंट अपन सीधे सीधे उस मैटर पे काम करते हैं जो हमारे काम में आ रहा है। चूंकि एग्रोनॉमी बहुत बड़ा है, देख रहे हो तुम कितना बड़ा है। अपन थोड़ा थोड़ा भी किसी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं तो भी जो है पूरा चैप्टर बहुत 15-15, 20-20 पेज में जा रहा है ना। अगर इसको और डिटेल में ले जाएंगे तो फिर मामला और ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा। 6 गुना और मैटर अपन पढ़ लेते हैं। और ज्यादा डीप में जाएंगे तो फिर ये बीज विज्ञान है, तो एक पूरे सेमेस्टर भर के चलता है ना। चलो, तो बीज का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? बीज चोल या सीड कोट कहलाता। अब इस बीज के अंदर जो है एक होता है भ्रूण पोष। क्या होता है बेटा? जो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है वही क्या होता है? तो पोषण प्रदान करना किसका काम है? अच्छा, मैं लिखवा देता हूं कि पोषण प्रदान करना भ्रूण पोष का काम है। और मान लो प्रश्न पूछ लूं टेस्ट में कि बीज का भोजन क्या कहलाता है, तो आधे से ज्यादा बच्चे यूं कहेंगे कि आउट ऑफ सिलेबस पूछ लेते हैं। तो मैं फिर भोजन लिखूं इसको? ये लो भोजन लिख लो। अब ये भ्रूण पोष जो होता है ना, ये होता है 3N। कैसा होता है बेटा?
अपने को एक चीज देखना है कि जो भी पौधों में जनन कोशिकाएं होती है, जैसे मान लो परागकण है, क्या है बेटा, तो परागकण हमेशा हैप्लॉइड होगा एन। बाकी जो भी कईक कोशिकाएं हैं, कईक कोशिका किसको कहते हैं, जो शरीर में होती है वो सारी कोशिकाएं क्या कहलाती है, कईक कोशिकाएं। ये हमेशा होती है 2n, इसीलिए हम जब भी गुणसूत्र पढ़ते हैं उसके सामने क्या लिखते हैं, 2n बराबर, है ना, ये हमेशा 2n होती है। और ये जो भ्रूण पोष होता है ये हमेशा होता है त्रिगुणित, जिसको हम क्या कहते हैं, 3n। गेहूं में भी जिन लोगों को मैंने पढ़ाया 5वीं वाली बैच, अभी तुमको भी पढ़ाऊंगा कि गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 42, पर गेहूं के परागकण में कितनी हो जाएगी, 21। और कोई गलती से पूछ ले कि गेहूं के भ्रूण पोष में कितने गुणसूत्र होते हैं, 63। n बराबर 21, डबल करेंगे तो 2n बराबर 42, 3 गुना कर देंगे तो 3n बराबर 63। तो जब भी किसी फसल के गुण सूत्र की जगह अगर उसका भ्रूण पोष लिखा जाए तो 1.5 से उसका क्या कर देना है, गुणा कर देना। जैसे 42 को अगर 1.5 से गुणा करेंगे तो 1.5 का गुणा तो आता है, नहीं आता है, उस संख्या को पूरा जोड़ दो फिर उसका आधा और जोड़ दो तो किससे गुणा हो जाएगा, 1.5। जिससे 10 में 1.5 का गुणा करेंगे क्या आएगा, 15। और 7 में कर दे तो 7 और 3.5 10.5, डायरेक्ट गुणा होता।
मेरे कोई दिक्कत नहीं, मैं दिन में हो जाऊंगा। एक बच्चे ने एप्लीकेशन लिखी कि अंशुमान सर बहुत ही धीरे पढ़ाते हैं और जिससे हमारा कोर्स पीछे रह गया है, और फिर हमको लिखने का काम दे दिया कि बुक में से लिख के लाना। हाँ, ये फिर तुम कहोगे आगे चलो आगे चलो, फिर मैं आगे नहीं चलूंगा। फिर तुम कहोगे कि सर लिखने के बाद भी आगे नहीं बढ़ते हैं, और ऑनलाइन वाले कहें वो
जमा करे, फिर यहाँ की किताब गड़बड़ हो गई कि यहाँ की किताब जो लिखती है वो रेडी में भी नहीं मिलता है, वो चिद्दा सिंह में भी नहीं मिलता है, वो राजेंद्र प्रसाद में, वो हैंडबुक में भी नहीं मिलता है। तो अगर कोई पढ़ा लिखा बच्चा जाता है कॉलेज में और वो पढ़ाई करता है, वो यूं कहता है सर 11वीं 12वीं से ऊपर भी तो पढ़ाया करो। तो ठीक है, वो भी पढ़ाई। तो एक बढ़िया नोट तैयार करा अपन ने, है ना। अब आ गया सर? हाँ आ गए, सारे आ गए, वेरी गुड। मैं सब पढ़ाऊंगा बेटा जयराज, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। अपन क्लास फिर से शुरू कर देते हैं, ठीक है। कहीं भी नहीं गए, हम तो शायरी सुन रहे थे, ठीक है। तो बात इस हद तक अलग अलग है कि कल मैं एसआर कांटवा पढ़ा, उसके पीछे बहुत सारे चार्ट दिए हुए हैं, वो बहुत जानी मानी किताब है एग्रीकल्चर, है ना। अब उसमें लिखा कि द्विसंकरण की खोज डीएफ जोन्स ने 1917 में की। बाकी सभी किताबों में क्या लिखा है? 1920 लिखा है। अब अगर मान लो कोई एसआर कांटवा पढ़ के मेरे पास वापस आ जाए सर या तो 17 लिखा, आप तो गलत पढ़ाते हो, तो मैं उसको यूं नहीं कह सकता कि बेटा मैंने भी तो कांटवा पढ़ी होगी जीवन में। ज्यादातर बच्चे मेरे पास नेवराज हुड्डा की किताब लेके आ जाते गई। अब मैं उनको लाइब्रेरी में नहीं ले जाके दिखा सकता कि ये भी देख, ये भी देख, ये भी देख, है ना। डाउट है 100% पूछो, डाउट करना अच्छी चीज नहीं, डाउट पूछना अच्छी चीज है। तो जब भी डाउट आए तुरंत पूछना है ना। हो सकता है अलग अलग जगह उसका आंसर अलग अलग हो, पर अपने क्या लगाना ये तो पता चल जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि जो जो भी डाउट है वो यही सॉल्व हो जाए, पर बहुत सारे डाउट है, अलग अलग तरह के डाउट है, बहुत खतरनाक डाउट भी, ऐसे डाउट भी है जिनमें अच्छे अच्छे लोग बेरू बन जाए। एक बच्चा मेरे पास आया, बोले सर गेहूं को कितना नाइट्रोजन चाहिए? मैंने कहा 100 किलो। सर काली मृदा में भी 100 किलो, पीली मृदा में भी 100 किलो, बलुई मृदा में भी 100 किलो, चिकनी में भी 100 किलो। मैंने कहा बेटा सब में अलग अलग डलेगा, पर तू रहने देना। बोले नहीं मेरा डाउट दूसरा है। मैंने कहा ठीक है भाई। बोले 100 किलो नाइट्रोजन देना है तो यूरिया कितना डालना है? मैंने कहा 217 किलो। बोले यूरिया तो NH2 CONH2 होता है, इसमें से N तो खाली ये है और ये है, बाकी ये तो कचरा है ना। मैंने कहा है तो कचरा। बोले ये कितना होता है? मैंने कहा 46%। बोले मैं निकालूं केमिस्ट्री? मैंने कहा निकाल ले। बोले सर अब मुझे बताओ कि फसलों की नाइट्रोजन उपयोग दक्षता तो 30% होती है, मतलब मैं अगर 100 किलो नाइट्रोजन खेत में डालूंगा तो वो फसल तो कितनी लेगी? तो अब मुझे बताओ कि इस 100 को अगर 30% मान लूं तो क्या मुझे 300 किलो से ज्यादा नाइट्रोजन देना पड़ेगा? क्योंकि मैं 300 दूंगा जब जाके फसल 100 लेगी। अब मुझे बताओ इसमें कितना उत्तर लगाऊं? मैंने कहा बेटा इसमें जो भी तू उत्तर लगाएगा ना, तू साइंटिस्ट तो बन सकता है पर सुपरवाइजर तो। समझे कि नहीं समझे? क्या समझे बताओ। वो जिस लेवल की बात कर रहा बहुत अच्छा लेवल है उसका। ही इज सो मच इंटेलिजेंट, दुनिया में किसी आदमी का ख्याल उस तरफ गया नहीं हो, शायद पहला आदमी हो। पर सुपरवाइजर के दृष्टिकोण से उसको ये सब नहीं करना। उसे किसान पूछेगा सर गेहूं में कितनी यूरिया डालो, उसको कहना है कि भाई एक काम कर 100 किलो नाइट्रोजन देना है तो 217 किलो डाल दे। अब वो यूं कहेगा खुली कहां से लाऊं, तो उसको कहेंगे कि एक काम करना 220 किलो डाल दे। ठीक है। अरे समझे कि नहीं समझे? बस इतनी सी बात थी, वो जबरदस्ती परेशान हो रहा है। अपनी मम्मी रोटी बनाती है, वो बताती है अपने गेहूं में बेटा 12-14% प्रोटीन होती है, ग्लूटीन होती है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, ये ग्लूटीन 2 प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, ग्लूटेन एंड ग्लियाटिन। अपन रोटी खाएंगे घर पे? नहीं खाएंगे ना। तो जहां जितना जिस चीज की आवश्यकता है वहां उतना ही समय। अपने पास सबसे बड़ी कमी किस चीज की है? समय की। चलो अब देखो, अपन ने कल बीज विज्ञान शुरू करा, उन्नत बीज के गुण लिखे। ऑनलाइन वालों देखना बेटा तुम्हारा मैच हो रहा है कि नहीं, है ना। देख ये स्लाइड नंबर 1 लिखा है ना,
यहाँ बीज विज्ञान। अब हमने देखा बीज की संरचना, तो बीज की संरचना में सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? बीज चोल या सीड कोट। इसका काम क्या है? सुरक्षा प्रदान। बीज चोल के भी दो भाग रहेंगे, एक तो बाहर की तरफ जो वातावरण के टच में आएगा उसको हम क्या कहते हैं? टेस्टा। एक अंदर की तरफ जो भ्रूण पोष के और भ्रूण के टच में आएगा उसको क्या कहेंगे? टेगमेना। बताओ कठोर कौन सा वाला भाग होगा और हल्का मुलायम? टेगमेना। वेरी गुड। अब ये जो बीज का भोजन है इसको हमने क्या कहा? भ्रूण पोष, है ना? एंडोस्पर्म या भ्रूण पोष, जो भ्रूण को पोषण प्रदान करे, भोजन प्रदान करे, वो क्या हो जाएगा? भ्रूण पोष। और ये भ्रूण पोष हमेशा कैसा होता है? त्रिएन। जैसे परागकण 1N होता है, बाकी शारीरिक कायी कोशिकाएं 2N होती है, और भ्रूण कोश कैसा होता है? 3N, है ना? तो जैसे कोई पूछे मक्का में गुणसूत्रों की संख्या 20 है, तो उसके पराग कण में 10 होगी, मक्का में 20 होगी, और मक्का के भ्रूण कोश में 30 हो जाएगी। मतलब हमेशा 3N के हिसाब से काउंट करना। फिर बीज के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है? भ्रूण। क्या है बेटा? और ये भ्रूण हमेशा जीवित होना चाहिए, श्वसन करते रहना चाहिए। अगर ये मर गया तो फिर अंकुरण होगा ही नहीं। अब इस भ्रूण को दो भागों में बांटा। जो इसका ऊपर वाला भाग है इसको प्रांकुर कहा जाता है, और ये प्रांकुर जो है ये किसका निर्माण करेगा? आगे जाके तने का निर्माण करता है। दूसरा निचला भाग क्या कहलाता है बेटा? मूलांकुर। और मूलांकुर किसका निर्माण करता है? जड़। जिस अंकुर से मूल निकलती है उसी को क्या कहते हैं? मूलांकुर। प्रश्न आता है कि ये अगर अंकुरण होता है तो सबसे पहले कौन सा वाला भाग बाहर आएगा? मूलांकुर या जड़ वाला भाग भूमि में सबसे पहले बाहर आता है। ठीक है। अब किसी बीज के अंदर जो गहरे रंग का धब्बा होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? हाइलम। और उस हाइलम के बीच में एक छोटा सा सूक्ष्म छिद्र होता है जिसको क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल। अब जब भी हम बीज को मृदा में डालते हैं और ऊपर से पानी देते हैं तो उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं, कुछ परिवर्तन दिखाई देते हैं, वो क्या कहलाएंगे? भौतिक। जो नहीं दिखाई दे वो क्या कहलाते हैं? रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में पहला भौतिक परिवर्तन क्या होता है? अंतःचूषण या इम्बिबेशन, है ना? वो बीज जो है पानी को उस सूक्ष्म छिद्र से, जिसको माइक्रोपाइल कहा जाता है, अंदर की तरफ खींचता है। सुरुड़ 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 सुरुड़, इसी को क्या कहते हैं हम? अंतःचूषण। अवशोषण कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे, अवशोषण कहना ही नहीं। क्या कहेंगे? अंतःचूषण। वह बीज अपने भ्रूण पोष के बाहर का लगभग 60 से 70% जल क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है अंदर। अब इसे भ्रूण पोष फूल जाएंगे और बीज का बाहरी आवरण टूट जाएगा, तो बीज छोल टूट जाता है भ्रूण पोष का आकार बढ़ने से। फिर रासायनिक परिवर्तन हमको दिखाई नहीं देंगे, पर होंगे तो सही। जिब्रेलिक अम्ल बनेगा जो क्या करेगा? बीज की सुषुप्त अवस्था को, भ्रूण की सुषुप्त अवस्था को तोड़ देगा। इधर स्टार्च माल्टोज में बदल जाएगा, और माल्टोज में बदलने का काम कौन सा एंजाइम करता है? एमाइलेज, है ना? और इसके बाद विटामिन सी का संश्लेषण शुरू हो जाएगा। तो कोई आपसे पूछे कि अंकुरित बीजों में कौन सा विटामिन अधिक पाया जाता है? विटामिन सी अधिक पाया जाता है। तो ये 2-3 तो भौतिक परिवर्तन है और ये 2-3 रासायनिक परिवर्तन। अब यहां पर बात है कि बीज की शर्करा किसको कहते हैं? माल्टोज को कहते हैं। ऐसे बहुत सारे जो आते रहते हैं एग्जाम में। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि अंगूर की शर्करा क्या कहलाएगी बेटा? ग्लूकोज कहलाती। क्या कहलाती है? फलों की शर्करा क्या कहलाती है? हाँ, फ्रक्टोज। अच्छा, दूध की शर्करा क्या कहलाती है? लैक्टोज। गन्ने की शर्करा क्या कहलाती है? सुक्रोज। अंडे की शर्करा क्या कहलाती है? मेनोज। जौ की शर्करा क्या कहलाती है? माल्टोज। ठीक है। अंगूर की ग्लूकोज, फलों की फ्रक्टोज, दूध की, गन्ने की, अंडे की और जौ की। ठीक है। ऐसे और भी होती है, बहुत अलग अलग प्रकार की शर्कराएं, पर अपने लिए इतनी ही ठीक है। ठीक है। तो ये हो गई अंकुरण की क्रियाविधि। क्या हो गई बेटा? कि अंकुरण किस क्रियाविधि के द्वारा होता है। फिर अपन और आगे चलते हैं। इसमें अपन देखते हैं कि अंकुरण की क्रियाविधि के बाद
ये जब अंकुरण होगा तो इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से ऐसे कारक है जो अंकुरण को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो अंकुरण को प्रभावित करने वाले कारक बताओ कितने कारक हो सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे होते हैं पर मुख्य रूप से कितने माने जाते हैं बेटा, 4 कारक माने जाते हैं। पहला कारक कौन सा होता है, नमी। दूसरा कारक होता है तापमान। तीसरा कारक होता है प्रकाश और चौथा कारण होता है ऑक्सीजन। तो मुख्य रूप से कितने कारक प्रभावित करते हैं, 4। कौन कौन से, नमी, तापमान, प्रकाश और ऑक्सीजन, है ना। अब ऐसा माना जाता है कि ये जो नमी है इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम लोग, मॉइस्चर। ये सर्वाधिक आवश्यक कारक है। बीज अंकुरण के लिए सर्वाधिक आवश्यक कारक किसको माना गया है, नमी को। पर अगर तापमान 1 डिग्री भी ऊपर नीचे हो जाए तो क्या होगा, अंकुरण का प्रतिशत कम हो जाएगा। तो सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है बेटा, देखो जब हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ते तो हम देखते हैं कि टेम्परेचर जो है सभी उपापचयी क्रियाओं की दर पर प्रभाव डालता है सीधे प्रत्यक्ष रूप से। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उपापचयी क्रियाओं की दर बढ़ने लगती है, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है उपापचयी क्रियाओं की दर कम होने लगती। कोशिका विभाजन पर भी ये बात लागू होती है। टेम्परेचर बढ़ा देने पर कोशिका विभाजन की दर बढ़ जाती, काम तेजी से होता है। टेम्परेचर बढ़ा देने पर इलेक्ट्रॉन्स की गति भी बढ़ जाती है। अपन पढ़ेंगे मौसम जलवायु में, तापमान जब मैं पढ़ाऊंगा तब, कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सब कुछ तेज हो जाता है ना। तो यहां पर अगर हमने थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया तो बीज की उपापचयी क्रियाएं तेज हो जाएगी। थोड़ा और बढ़ा दिया तो इधर वो GA3 भी मर जाएगा और वो माल्टोज भी गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो सभी क्रियाओं के लिए एक निश्चित मात्रा में ताप की आवश्यकता पड़ती है। अंकुरण के लिए जिस ताप की आवश्यकता है अगर वो ताप थोड़ा भी ज्यादा या थोड़ा भी कम होता है तो प्रतिशत सीधे गिर जाता है, ठीक है। तो तापमान थोड़ा बढ़ाने और कम करने पर भी अंकुरण का प्रतिशत गिर सकता है। फिर तीसरा होता है प्रकाश। प्रकाश को हम क्या कहेंगे बेटा, लाइट कहेंगे। अब देखो प्रकाश का क्या है कि सभी बीजों को प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। प्रश्न आता है कि कौन सा सभी बीजों के लिए आवश्यक नहीं है, कौन नहीं है बेटा, प्रकाश सभी के लिए आवश्यक नहीं है। पर ऐसे बीज जिनका अंकुरण प्रकाश से प्रभावित होता है उनको कहते हैं फोटोब्लास्टिक बीज। क्या कहते हैं बेटा, फोटोब्लास्टिक बीज। किन्हें कहेंगे बताओ, जिनका अंकुरण प्रकाश से प्रभावित होता है। किसका होता है, किसका होता है, तंबाकू का। अब ये फोटोब्लास्टिक बीज 2 तरह के होते हैं। एक बीज ऐसे होते हैं जिनके अंकुरण के लिए प्रकाश चाहिए ही चाहिए, अगर नहीं मिला तो अंकुरण। दूसरे ऐसे बीज है जिनको अंधेरा चाहिए, प्रकाश चाहिए ही नहीं, थोड़ा भी मिला तो अंकुरण नहीं होगा। कई बार अपन अंकुरित करने के लिए अनाज रखते हैं, अंकुरित होता ही नहीं, फिर कपड़े में ढांकना पड़ता है तब जाके अंकुरित होते हैं, है ना। तो अपने को देखना है कि ये जो फोटोब्लास्टिक बीज है इसके भी 2 प्रकार है। पहला है पॉजिटिवली फोटोब्लास्टिक और दूसरा है नेगेटिव फोटोब्लास्टिक। पॉजिटिव को क्या चाहिए, प्रकाश चाहिए, और नेगेटिव को क्या चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। यहां लिख दो अंधेरा चाहिए। अब हमने देखा कि तंबाकू के जो बीज है इनके बीजों की बुआई रखते हैं 0.5 सेंटीमीटर गहराई बुआई की। कितने रखते हैं, आधा सेंटीमीटर। क्यों रखते हैं, क्योंकि आधा सेंटीमीटर तक तो लाइट जाती है। और तंबाकू को अगर लाल प्रकाश दिया जाए, है ना, बुआई के पहले बीजों को लाल प्रकाश में रखा जाए। लाल प्रकाश में कैसे रखेंगे, एक लाल बल्ब लगा देंगे, वो हो गया लाल प्रकाश। तो इनके अंकुरण में वृद्धि देखी गई, है ना। अंधेरा किसको चाहिए, टमाटर को। ये क्वेश्चन अभी AO की एग्जाम में पूछा हुआ है इस साल
कि नेगेटिवली फोटोब्लास्टिक सीड का उदाहरण क्या है? कौन है बेटा? टमाटर है। अपनी जनरल किताबों में है ही नहीं ये प्रश्न, है ना? क्लियर है मामला? अब क्या आ जाता है? ऑक्सीजन। तो बिना ऑक्सीजन के श्वसन संभव है क्या? तो बीजों के तो जिंदा रहने के लिए भी ऑक्सीजन, मतलब भंडारण में भी ऑक्सीजन चाहिए, अंकुरण में तो चाहिए ही चाहिए। सभी बीजों के लिए आवश्यक। और आगे चले। अब बीजों का अंकुरण किस किस प्रकार का होता है? तो अंकुरण का केवल दो ही प्रकार है और तुम सब जानते हो। कौन सा बताओ? हाँ, पहला कौन सा है? हाइपोजियल। और दूसरा कौन सा है? इपिजियल। हाइपोजियल को हिंदी में क्या कहेंगे? अधोभूमिक। क्या कहेंगे बेटा? और इपिजियल को क्या कहेंगे? ऊपरी भूमिक। क्या कहेंगे? देखा तुमने कभी अंकुरण कि नहीं देखा? दिखा देता हूं मैं, 30-40 सेकंड का कोई शॉर्ट होगा। आज मैथ्स आ गया गूगल पे। देखो, अगर अंकुरण के बाद बीज पत्र खुद जमीन से बाहर निकल आए तो इसको कहते हैं इपीजियल या ऊपरी भूमि का अंकुरण। क्या कहते हैं बेटा? इपीजियल या ऊपरी भूमि का। ये भी चोरी किया हुआ शॉर्ट है ना? ये पूरा वीडियो 3.5 मिनट। देखो, ये कौन सा जर्मिनेशन है? इपीजियल। ये आ गया ना, बीज पत्र अगर जमीन के बाहर निकल आए, जैसे सोयाबीन देखा होगा ना तुमने, तो इसको कहते हैं अपन इपीजियल जर्मिनेशन। और हाइपोजियल किसको कहेंगे? जब केवल बीज नीचे रह जाए और केवल क्या ऊपर आ जाए? सिर्फ कोलियोप्टाइल बाहर आ जाए। ये कौन सा है? हाइपोजियल। बीज पत्र अगर जमीन के नीचे ही रह जाए तो इसको क्या कहते हैं बेटा? हाइपोजियल, है ना? तो एक छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा, उससे समझ जाओगे तुम। सच में? चलो देखते हैं। ये कौन सा अंकुरण है बेटा? हाँ, क्यों है हाइपोजियल? और ये हाइपोजियल ही है। और ये वेरी गुड। तो बीज पत्र अगर भूमि की सतह के नीचे रहे तो ये क्या है बेटा? और बीज पत्र अगर भूमि की सतह से बाहर आ जाए तो इसको क्या कहेंगे? इतनी छोटी सी बात है ना, इसमें कोई बहुत ज्यादा लोड लेने नहीं। तो इसकी थ्योरी लिखवाऊं क्या मैं तुमको? कि अंकुरण के पश्चात बीज पत्र भूमि के अंदर ही रह जाते हैं? नहीं लिखवाऊं? ऐसे समझ जाओगे? सिर्फ उदाहरण पूछे जाते हैं। देखो, अब मैं क्या लिखवाता हूं, देखो, ग्रेमिनी कुल में या अनाज वाली फसलों में कौन सा अंकुरण होता है बेटा? अब कई बार वो पूछ लेता है कि मक्का में अंकुरण पाया जाता है। बोले सर आपने तो मक्का तो लिखवाया ही नहीं कभी। तो ऐसे लोगों का मैं करूंगा भी तो तुम बताओ क्या करूं? हाँ, उनको लिखवाना पड़ेगा ना, गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा। और भी लिखवाऊं? जो, जई, कोदो, कुटकी, रागी, सांवा, कंगनी, काकून, चीना।
इसके अलावा जितनी भी रबी की दलहनी फसलें, कौन कौन सी रबी की दलहनी फसलें? चना, मटर और मसूर, इनमें क्या पाया जाता है? हाइपोजेलम। पर राजमा एक ऐसी रबी की दलहनी फसल है जिसमें क्या पाया जाता है? इपीजियल अंकुरण पाया जाता है। ठीक है, इतना तो इधर याद करना आपने। अब इपीजियल किस में पाया जाता है? सभी तिलहनी फसलों में क्या पाया जाता है बेटा? जैसे मैं पूछूं सोयाबीन में कैसा मिलेगा, मूंगफली में कैसा मिलेगा, सरसों में कैसा मिलेगा, तिल में कैसा मिलेगा, सूरजमुखी में, कुसुम में, अलसी में, अरंडी में, ज्यादातर फसलों में इपीजियल ही मिलता है ना? हाइपोजियल का ही याद करना, बाकी छोड़ देना, सब में इपीजियल। अब इसके अलावा खरीफ की दलहनी फसलों में कौन सा अंकुरण होता है बेटा? खरीफ दलहन में कौन आता है बताओ? मूंग, उड़द, मोठ, चावला। पर अरहर एक ऐसी खरीफ की दलहनी फसल है जिसमें हाइपोजियल अंकुरण पाया जाता, इसलिए वो उल्टा ही पूछता है। उसको मालूम है एक बच्चे सब याद कर ले, इसलिए प्रश्न किसका आता है? बच्चों को याद है खरीफ दलहन में इपीजियल अंकुरण होता है, पर अरहर में कैसा होता है? खरीफ दलहन होने के बाद भी हाइपोजियल, है ना? इसको डर लगता, अपन दलहनी फसलें पढ़ते जब भी बताता हूं। ठीक है, इसके अलावा जो भी आपसे प्रश्न पूछा जाए, चाहे वो पूछे आलू में कौन सा अंकुरण है, चाहे पूछे तंबाकू में कौन सा अंकुरण है, चाहे पूछे कपास में कौन सा अंकुरण है, सब में क्या उत्तर लगाना है? एपेशिया। ठीक है, तो ये हो गया अपना अंकुरण का प्रकार। अंकुरण मुख्य रूप से कितने प्रकार का हो गया? दो प्रकार का हो गया, एक हो गया हाइपोजियल, दूसरा हो गया एपेजियल। अच्छा, मुझे बताओ हाइपोजियल अंकुरण किस में पाया जाता है? अनाज वाली फसल। और इपीजियल किस में पाया जाता है? तिलहनी फसल। खरीफ की दलहनों में इपीजियल और रबी की दलहनों में अपवाद कौन है? और हर ऐसी खरीफ की दलहनी फसल है जिसमें, और राजमा ऐसी रबी की दलहन है जिसमें, इसको उठा दे। ये वही तो नहीं था गोली लेना भूल गया जो विटामिन की? चलो चले आगे। अब अंकुरण परीक्षण, अपन जब भी कोई बोरी खरीद के लाते हैं मार्केट से तो उस पर लिखा रहता है अंकुरण का न्यूनतम प्रतिशत 85%, है ना? अपने कैसे पता चलेगा कि 85? अपन चेक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो ये गलती से सुपरवाइजर बन गया। देख, जो आदमी क्लास में सो रहा ऊपर से अगर कोई किस्मत लिखता होगा तो वो तो क्या ही लिखेगा, तू बता मुझे। हाँ, ऐसा नहीं करना कभी भी। तो ये सुपरवाइजर बन गया, फिर इसने बहुत अच्छा काम किया, तो भारत सरकार ने इसका प्रमोशन कर दिया, इसको AA बना दिया। फिर बाद में पता चला कि इसने तो MSc कर रखी प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स में और इसकी थीसिस सीड साइंस पे थी, तो राजस्थान सरकार का खास आदमी हो गया जिसको बीजों के बारे में भयंकर जानकारी है। अब इसको सरकार ने कहा कि अमेरिका चले जा, 50,000 टन गेहूं का बीज खरीद के लाना है, अपन उगाएंगे नई वैरायटी का। इसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, अमेरिका जाना है, वहां से कंपनी का बीज है, चेक करके लाना है बस, कि अच्छा बीज है खरीद लो, क्योंकि एक बार जहाज भर भर के आ जाएगा। ये वहां गया, अब इसकी पूरी व्यवस्था कौन करेगा? सरकार। पर अमेरिका की व्यवस्था कौन करेगा? कंपनी करेगी। सरकार क्यों करेगी? सरकार यहाँ जाने की टिकट देगी और आने का देगी, इसको तो बीज दे के आना है, बाकी उसकी मर्जी कंपनी। ये वहां गया,
वही चालू। हाँ आ गया हूं, मैं भी दिखाई दे रहा हूं। ऑनलाइन वालों क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? कमेंट में तो बस गालियां ही नहीं दे रहे, बाकी उनकी भावनाएं मैं समझ पा रहा हूं, है ना। चलो, तो इसको अमेरिका भेज दिया। आवाज आ रही है? कमेंट तो करना पड़ेगा दो तीन दो। हाँ, अरे जल्दी खत्म करते। ये उतरा वहां अमेरिका। अब ये क्या देखता है, जैसे ही उतरा 30-40 लोग इसके स्वागत में नाचते गाते ढोल बजाते हुए डंडी डंडी। एक जेसीबी से इसके ऊपर फूल बरसा रहे। रेड कारपेट बिछा दिया। जैसे ये इसको जल्दी जाना क्या, बीच चेक करना, ये गया वहां लिमोजिन में बिठाया सीधे 7 स्टार होटल में, वहां अलग लड़कियां पानी छिटक रही। ये हो गया बहुत से। उसने पूछा बीज कंपनी वाले ने कि सर अपन गोडाउन चलते हैं, आप नमूना चेक कर लो, साइन कर दो कागज पे। ये तो इसने पहली बार होटल देखी। फिर इसको रूम दिखाया, इसका रूम, उसके अंदर प्राइवेट स्विमिंग पूल, गर्म पानी का अलग, ठंडे पानी का अलग, झूला बंधा हुआ, सोफे लग रहे। इससे फिर पूछा उसने, भैया साइन कर दो। बोले हाँ कर देंगे यार। 100-150 तरह के ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं। फिर एक आदमी आप बोले सर आप नहा धो लो, ऊपर पार्टी रखी गई छत पे आपके लिए। 4-5 दिन रुका आराम से, वापिस आ गया। 3 महीने बाद जहाज से बीज भी आ गया। अब पूरे किसानों में बांट दिया, बाकी के तुम सब सुपरवाइजरों ने मिलके। अब जब बुआई करी तो एक भी नहीं होगा। फिर राजस्थान सरकार ने इसका स्वागत कराया। तो इसको क्या करना था, वहां जाके बीजों का कम से कम अंकुरण परीक्षण तो करना था ना। अब अंकुरण परीक्षण होता कैसे, तो इसके लिए अलग अलग विधियां अपने बनाई है, जिसमें पहली विधि का नाम बालू विधि। क्या नाम है बेटा? बालू विधि को अंग्रेजी में क्या लिखेंगे अपन? सैंड मेथड। दूसरी विधि का नाम है पेपर टॉवेल विधि। क्या नाम है बेटा? पेपर टॉवेल। तीसरी विधि का नाम है रैगडॉल विधि। क्या नाम है बेटा? रैगडॉल विधि। और चौथी विधि का नाम क्या है बेटा? भ्रूण कल्चर विधि। कितनी तरह से अंकुरण का परीक्षण अपन कर सकते हैं? कुछ नहीं करना, रैंडमाइज। रैंडमाइज को हिंदी में कहते हैं यादृच्छिक, इसलिए हिंदी याद नहीं करना। रैंडम मतलब बिना कुछ सोचे समझे, है ना। ये एक विधि है, अपन स्टेटिस्टिक्स पढ़ते हैं उसमें। किसी को उठा लोगला, तू बता, तू बता, ये कौन सी विधि है? रैंडम विधि। अगर मैं कहूं हर तीसरी लाइन को पहला बच्चा बताएगा तो ये तो तय है। तो किसी भी बोरी में से अपने क्या करना है, सैंपल लेना है। सैंपल ले लिया, उसमें से भी रैंडमली 100 बीज निकाल लेना है। कितने निकालना है? 100 एक जगह, 100 दूसरी जगह, 100 तीसरी जगह। और एक गमले में बालू रेती भर के थोड़ी थोड़ी दूरी पे उन 100 बीजों को लगा देना है। फिर दूसरे में, तीसरे में, चौथे। हल्का सा पानी डालना है और इंतजार करना है। कब तक? उनके प्राकृतिक अंकुरण में जितने दिन लगते हैं उतने दिन तक। अपन देखें, अगर के 100 में से 80 बीज उग गए तो अंकुरण का प्रतिशत कितना रहा? दूसरे वाले में 85 उग गए तो तीसरे वाले में 90 उग गए तो 85। कितने प्रतिशत अंकुरण हुआ? 50। बहुत आसान काम। बोले सर वहां अमेरिका में बालू रेती कहां ढूंढूंगा? होटल में वो टिश्यू पेपर आते हैं मोटे वाले, अपने यहाँ भी आते, किचन में रहते हैं, उनको कहते हैं पेपर टॉवेल। उनके अंदर बीजों को रख के रोल बना के उन पर पानी का छिड़काव करना है, वहां भी उग जाएंगे, है ना। तीसरा होता है रेगडॉल विधि। इसमें लकड़ी का पाउडर जो आरा मशीन में निकलता है ना,
उस पाउडर के अंदर बीजों को अंकुरित करवा के देखते। ये थोड़ी वैज्ञानिक विधि है, इसमें बीजों को खोल के उनका भ्रूण निकाल निकाल के फिर अपन अंकुरित करवाते हैं ना। इसको भ्रूण कल्चर को पेट्री डिश विधि के नाम से भी हम कभी कभी जानते हैं। किस विधि से जानते हैं, है ना। तो यहाँ पर पेट्री डिश लिखा हुआ तुम्हारे नोट्स में, इसलिए तुम कंफ्यूज मत होना। क्या नहीं होना है। कि वो जिंदा है कि नहीं। अब मुझे बताओ, अंकुरण प्रतिशत का अगर सूत्र बनाना है तो कैसे बनाएंगे। क्या लिखते हैं, मैं क्या लिख दूं, मैं पूरे बोरे का नाम लिख दूं क्या। नमूने के लिए, नमूने में लिए गए बीजों की संख्या। देखो, राष्ट्रीय नमूने में 200 बीज लेते हैं और अंतरराष्ट्रीय में 400 बीज लेते। और ऊपर क्या लिख दूं, अंकुरित बीजों की प्रतिशत। नहीं तो बहुत आसान नमूना है? मान लो 200 बीजों का नमूना लिया मैंने। कितने बीजों का बेटा, 200 बीजों के नमूने में 176 बीज अंकुरित हो। तो अंकुरण प्रतिशत बताइए। बता सकते हो तुम, कैसे बताओगे देखें। अगर 200 बीज का नमूना तो आधे करना है। देखो, 176 बटे 200 गुणा 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, 2 का भाग ही तो लगाना है ना, है। कितना आएगा, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 और 1 17, 80। अभी धीरे समझाना पड़ेगा, नहीं तो आधे लोगों के तो फिर पिक्चर ऊपर से निकल गई। चलो, बालू विधि में किसका प्रयोग करते हैं बेटा, बालू रेत में बीजों की बात। पेपर टॉवेल में, पेपर टॉवेल का प्रयोग करते हैं, जिसको टिश्यू पेपर लिखूंगा तो ही याद रहेगा। रेगडोल विधि में लकड़ी का, ये कबड्डी के मैदान में भी डालते हो क्या तुम, अब तो करते ही नहीं कबड्डी डिश, है ना। ये हटा देता हूं मैं, ये तुमको कंफ्यूज कर देगा। तुम्हारी किताब में लिखा है वही नहीं, फिर यही डाउट लेके आ जाओगे। अब ये सवाल कितने लोगों को समझ में नहीं आया, ये पहले हाथ खड़ा करके बताओ। आ गया, वाह। चलो, अब सरकार ने कह रखा है कि अलग अलग फसलों में न्यूनतम अंकुरण फिक्स है। अगर इससे कम अंकुरण है तो वो प्रमाणित बीज मार्केट में बेचा नहीं जा सकता है। जैसे अगर हम बात करते हैं, सबसे ज्यादा अंकुरण किस में पाया जाता है, मक्का में पाया जाता है। कितना पाया जाता है, हाँ, 90 से 95%। कितना पाया जाता है बेटा। कोई आपसे पूछे कि सर्वाधिक अंकुरण किस फसल में होता है। अच्छा, गेहूं में, जौ में, चना में 85%, धान में 80%, सोयाबीन में 75%। सोयाबीन में 70 होना चाहिए ना। और भिंडी में और कपास में, इनका बीज चोल बहुत कठोर होता है खुद के अंकुरण में। अब यहां से दो ही प्रश्न आते हैं खाली, कि अधिकतम किस में पाया जाता है और न्यूनतम किस में पाया जाता है। तुम कहोगे मैं अभी पेन ड्राइव लगाऊंगा 20-25 फसलें लिखा दूंगा, पर याद करते करते तो कौन से इंपॉर्टेंट है, 1 2, कभी कभी गेहूं और जौ पूछ लेते,
ठीक है, चलो। तो अब पहले, सबसे पहले तुमको अंकुरण लिखना है। लिखो। देखो 5 पे कांटा है ना, ये 7 पे आएगा जब तक लिखना है। एक स्लाइड 3 मिनट। और नहीं तो आराम से लिखते रहो, कोई जल्दी नहीं है। हाँ, बस मुझसे यूं मत कहना कि आप धीरे पढ़ा रहे हो, और तेज पढ़ो। मेरे पास एक विधि और है, उस विधि का नाम है माय डियर फ्रेंड। कि देखो बेटा, एक होता है अंकुरण। क्या होता है अंकुरण? अंकुरण मतलब पौधे के बाहर निकलना। अंकुरण दो तरह का होता है। अगर बीज पत्र बाहर आ जाए तो एपीजियल, अंदर आ जाए तो हाइपोजियल। बस उदाहरण। तो वो एक बहुत अच्छी विधि, लाइन टू लाइन विधि, जैसे भैंसों को बांधने की रहती है ना। है। लिख लिया बेटा?
यार देखो, सुनो मेरी बात। तुम अगर इतनी बात करोगे तो कैसे काम चलेगा? करो देखे। फिर मैं बोल बोल के लिखवाऊंगा, तुम सोचोगे कि सर बोर्ड पे लिखना नहीं चाहते। मतलब दोनों मेहनत मैं ही करूं। ये भी कमाल का आदमी है। मैंने तो नोट्स बना के दे दिए ना किताब के रूप में तुमको। और कितनी मेहनत करो। क्या नाम है? राहुल, सन ऑफ किशन लाल जी। कौन है भाई राहुल? ए राहुल, 7 बैच का है। ओ भाई, राहुल नहीं है? वाह। लिख लिया? देखो बेटा, एक बात मैं बताऊं, रील की दुनिया और रियल की दुनिया में बहुत ज्यादा अंतर है ना? रील बनाने के लिए 10 लाइन लिखते हैं, कम से कम आधे घंटे उनको याद करते रटते हैं, फिर एक कैमरा एक माइक अच्छा रखते हैं जिसमें खर खर की आवाज नहीं आए, बैकग्राउंड अच्छा रखते हैं, और वो रटा रटाया मैटर बोल देते हैं। अपने देख के ऐसा लगता है वाह यार, ग्रेट। जैसे मूवी बनाने में कितने बार कट कट करते हैं, वो जो परफेक्ट है वही रखते हैं, और अपन मूवी देख के खुश हो जाते हैं। उसके पीछे 3 साल का समय लगता है ना? मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूं, बहुत सारी जगह भी मैंने देखी है। तो जो एडवर्टाइजमेंट में जो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है वो कभी भी वास्तविकता में नहीं होता है ना? पर डिससेटिस्फेक्शन जरूर होता है। तो रील से प्रभावित होके कहीं भी जाओगे तो यही होगा, चाहे टीवी का ऐड देखो, चाहे यूट्यूब पे, चाहे इंस्टाग्राम पे। याद रखना कि इंस्टाग्राम पे गोवा देख के गोवा चले जाओगे, और जब वहां गर्मी लगेगी ना, उमस, काले पड़ जाओगे। एक्सपेक्टेशन को इतना नहीं बढ़ाना है कभी भी। लिखो फटाफट, जल्दी, कम ऑन फास्ट। देखो, जो आदमी पीछे टिक के बैठा है वो तो क्या ही जल्दी लिखेगा, ये बताओ पहले। तुम मेरे को धक्का मारो, मैं जल्दी लिखने का बोलूं तो। तुम बचपन से ऐसे हो, ट्रेनिंग वेनिंग ली है? आगे कर दो इसको। बच्चे अच्छे हो करते यार, तुम एक बात सही है, मेहनत कर रहे हो देखो, इस उम्र में भी। मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूं, जो आदमी अपना घर परिवार छोड़ के, मोबाइल छोड़ के यहाँ मेहनत कर रहा है। अब मैं भी सुबह से उठ के आ जाता हूँ, रात में 8-9 बजे घर जाता हूँ, मैं भी थोड़ा बहुत मनोरंजन चाहता हूँ, इसलिए तुम्हारे ही मजे ले लेता हूँ, और क्या। अच्छा, बुरा तो उसको लगता है जिसके मजे लिए जा रहे, बाकी तो खुश ही होते हैं। और तुमको पता ही, स्टूडेंट का कोई आत्मसम्मान, और वो आदमी जो अभी तक सुपरवाइजर भी नहीं बना, उसको वो अगर आत्मसम्मान की बातें करे। चलो जल्दी लिखो फटाफट।
तुमको एक बात बताए, 1000 साल पहले साधुओं ने कह रखा कि चुप रहना सबसे श्रेष्ठ कार्य इस जीवन में, है ना? सही है कि नहीं है? वेरी। जैसे मैंने तुमको कहा था कि अगर ज्यादा नींद थकान हो तो विटामिन की गोली ले लो। अब वो एक बालक पूछ रहा है कि कौन सा विटामिन, A B C D E H K। बेटा कॉम्प्लेक्स आता है, बी कॉम्प्लेक्स, उसमें सब मिलेगा तुझे, है ना? A D E K अलग से आएगी। लिख लिया? आगे बढ़ो? नहीं बढ़ो? देख लिया बेटा? हम्म। चले आगे? मेथी के लिए कौन सी राइजोबियम? बेटा देख, ना तो मैं राइजोबियम पढ़ा रहा हूँ अभी, नहीं मेथी पढ़ा रहा हूँ, और ऑनलाइन में डाउट पूछना भी अलाउड नहीं है। राइजोबियम मेली लोटी का प्रयोग किया जाता है रिजका मेथी से। अब कोई बच्चा सारे अलग अलग चैप्टर के डाउट पूछेगा तो फिर सीधे से पढ़ाई होगी क्या अपनी? नहीं होगी, है ना? तो इसलिए डाउट पूछने के लिए व्हाट्सएप की व्यवस्था की गई है ना, उस पे अपने पूछना है। चले आगे? कौन कौन बचा है? ये पीछे वाले ही बचते हैं हमेशा से। जल्दी लिखो। टेस्ट कब है तुम्हारा? है? कर दो आगे? ये लो। मतलब एक एक बच्चा अपने हिसाब से स्लाइड चलाना चाहता है कि रुको मैंने लिख लिया है, चलो आगे बढ़ा दो, मैं लिख लिया।
देखो डाउट बता रहे, फिर भी यूं कहना चाह रहे हैं कि आपने ही तो कहा डाउट पूछना चाहिए। बताओ। मैंने कहा ना, चुप रहना सबसे बेहतर है इस दुनिया में। वो तो मैं टीचर नहीं होता, मौन व्रत लेके हिमालय में चले जाता कहीं न कहीं। थोड़े पैसे भेड़े कर लूं फिर जाऊंगा। हाँ, भेड़े करना पड़े वैसे। तुमको नहीं बताऊंगा। हिमालय पे भी खाना तो खाना पड़ेगा ना बेटा, वहां फ्री में थोड़ी देता कोई। बिना कंबल मर जाऊंगा फिर। आगे बढ़ा दूं। मैंने तुमको बताया था ना, हर आदमी का अपना अपना एक तल होता है। नहीं बताया? तुम बच गए फिर। अच्छा रहा। नहीं तो 1 घंटे प्रवचन तुमको सुनना पड़ता फिर। और तुम सुपरवाइजर हो, आरएएस अधिकारी हो। कई लोग तो सोच रहे हैं सुपरवाइजर बन के थार ही उठा लूं डायरेक्ट। नहीं उठेगी। तुम सोचो, ये अगर मान लो यूपीएससी वालों क्लास होती, आईएएस अधिकारी, आरएएस अधिकारियों की, तो कोई जवाब भी नहीं देता उधर से। पर देखो हलचल मच गई, जबकि तुम्हारा और थार का दूर दूर तक कोई लेना देना। हाँ, तो हम उन्हीं चीजों में इंटरेस्टेड है जो हमारी पहुंच के। एक बार और बोल के बताऊं क्या? हाँ। आगे बढ़ा दूं बेटा? चले आगे? नहीं चले? चलो यार। अच्छा, ट्रिक बनाऊं क्या इनकी ट्रिक? नहीं तो मैं ट्रिक बनाऊं, मुंह मोच का आतंक राजवा में आया, तुमको बहुत खुशी होगी कि हाँ क्या ट्रिक बना। मैंने बहुत खतरनाक लोग भी देखे हैं, वो बताते कि ट्रिक बनाओ ट्रिक। धान झूठ जो है पानी की प्रतिरोधी फसलें हैं। और ट्रिक क्या मालूम? डीजे डीजे डीजे, धान झूठ। और बहन का क्या खतरनाक आदमी है यार ये। और ऐसे ही लोगों का कलयुग चल रहा है घोर। चले आगे। वेरी गुड। जल्दी लिखो। कम ऑन। तुम खाना वाना खा के आते हो क्या? खा लिया करो यार कुछ। देखो जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सांस लेना। तुम गलत जगह अटके हुए हो। लिखो फटाफट। देख मैं एक बात बता देता हूँ, ना तो पिछले साल के नोट्स काम में आएंगे, ना उसके पिछले, ना उसके पिछले। क्योंकि वो तो नोट्स पढ़ के अपन ने एग्जाम दे ली ना सुपरवाइजर की, उससे तो नहीं हुआ ना। फिर अगला बनाओ। बाकी लोग तो मेहनत कर रहे हैं और अपन पहले से तैयारी किए हुए लोग उस मेहनत से फिर बच रहे हैं। ये देना यार भाई। रुक जा मैं उठा। ऐसा कभी नहीं करना जिंदगी में, खूब मेहनत करना है। वो एक अंकल जी थे ना, किंग मार्टिन लूथर। उन्होंने कहा था सबसे तेज दौड़ो। नहीं दौड़ पाओ धीरे दौड़ो। नहीं दौड़ पाओ तो चलो। चल नहीं पाओ तो रेंगो। पर आगे बढ़ते रहो। कल से
बेहतर हो जाओ। अब ये मत पूछना कि जाना कहां है। वो कह रहा है कि आज थोड़ा मोटिवेशन करो ना, ये अभी जानता नहीं है किसको छेड़ रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है एक मोटिवेशन चैनल बनाना पड़ेगा 0 सब्सक्राइबर वाला। नहीं भाई, यूट्यूब पे गालियां देते हैं लोग, यहाँ कम से कम तुम थोड़ी इज्जत तो कर रहे हो के। बड़ी समस्या है। 8 साल का बच्चा प्रोफेसर को जज करता है कि अंकल जी आप तो रहने ही देते अब। तो ये तो सामाजिक मामला ही गड़बड़ हो चुका है ना। पहले लोग ग्रेटिट्यूड सिखाते थे, अब तुमसे मैं पूछूं ग्रेटिट्यूड क्या होता है, तुमको उसका मतलब भी नहीं पता होगा। पता है ग्रेटिट्यूड? हाँ, वही तो समस्या है। कैरिमेनाटिक जानते हो, ग्रेटिट्यूड नहीं जानते हो, इसलिए तो। अभी मैं देख रहा था इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन, अंतरराष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ, कल लिखा ना तुमने, जिसकी स्थापना 1924 में हुई थी, स्विट्जरलैंड में स्थित। उसका यूट्यूब चैनल मैंने खोला तो 2500 सब्सक्राइबर निकले। कितने निकले? एक अंतरराष्ट्रीय संस्था के सब्सक्राइबर कितने हैं? और कैरिमिनाटी के? तो फिर देश के युवा किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? फिर कहते हैं कि हम सुपरवाइजर क्यों नहीं बन पा रहे हैं। चले आगे। देखो लिखो जल्दी जल्दी, बिल्कुल देर मत करो, जल्दी, कल ही पेपर है, जल्दी। पीछे वालों तुम थोड़ा कुछ मुस्कुराया करो, दुखी हुआ करो, खुश हुआ करो। जॉन अब्राहम की तरह बैठे रहते हो एक लंबा सा चेहरा लेके। खुश रहा करो बेटा। खुश रहने से भी शरीर में विटामिन का संश्लेषण बढ़ता है। देखो मृदा का कैंसर मैंने पता किया तो किशन सर ने कहा कि सर है ना शीट इरोजन को ही कहते हैं, और महेश जी सर कह रहे मैं आपको रेफरेंस भेज देता हूं, गली इरोजन लिखा हुआ है। किसी भी स्टैंडर्ड बुक में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है ना। तो अपने मन से कोई भी कारण बताओ, जब तक कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा अपन दोनों को ही नहीं मानेंगे। सर क्वेश्चन आ गया तो शीट इरोजन लगा देना, फिर उसको देखेंगे। आगे बढ़ा दो। खाना 2 ही टाइम खाना है, भले कम कम खाना है ना। एक टाइम खाना खा के शरीर खराब नहीं करना है। एक कैमरा खराब हो गया लेंस से रहा। कौन सी वाली लाइट पड़ रही है, बंद कर दो इसको। ये ले, जायश कर। लिख लिया बेटा? अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुमको सीरियस टीचर पसंद है कि ऐसा खुश आदमी? मैं मेरे जैसे, मेरे एप्लीकेशन लिखते हो, मेरे ही तारीफ करते हो, वाह बेटे। हैं? जीएल सर रोज कहते हैं कि इनका कोर्स जल्दी खत्म कराना, तेज तेज पढ़ाओ। और फिर मैं जब तेज पढ़ाता हूं तो लिखते तो बनता ही नहीं तुमसे। चले आगे। बोले आप बहुत अच्छे हो, बस बेइज्जती बहुत करते हो। बेइज्जती किसकी होती है? बेइज्जती होती है जिनका आत्मसम्मान लो लेवल का होता है, जिनका हायर लेवल का होता है उनको कोई फर्क। वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर लोगों ने शाही फेंक दी,
फिर ऑटो वालों ने उसको चांटे मार दिए, फिर भी मुख्यमंत्री बना ना दिल्ली का, फिर पंजाब में सरकार बनी, फिर उसको जेल भेज दिया। ये सब चलता रहता है बड़े बड़े लोगों के जीवन में। लिखो, ये क्या है बेटा, ये भी तो पता होगा ना तुमको। हाँ, मैं लिख देता हूं, एक काम करता हूं, नहीं तो तुम कल मुझसे पूछ लोगे। तुम घर शक्कर खाते हो, वो कौन सी है? सुक्रोज, चुकंदर में भी मिलती है सुक्रोज, और गन्ने में भी मिलती है। एक सेक्रीन होता है ना, शक्कर से बहुत ज्यादा मीठा पदार्थ है, जिसका प्रयोग व्यावसायिक रूप से किया जाता है। शक्कर तो बहुत कम मीठी होती है, चाय में डालो तो ऐसा लगता है कि सारी तनख्वाह इसमें ही चली जाएगी शक्कर खरीदने। चाय का बहुत खर्चा हो, ध्यान रखना जिंदगी में। है? नहीं नहीं, घर बनाओ ना। अगर चाहे मान लो तुम्हारे सुपरवाइजर बन गए और गलती से शादी हो गई, तो दिन में 3 बार तो चाय बनेगी। 1 लीटर दूध 50 रुपए का, फिर उसमें कम से कम 250 ग्राम शक्कर पड़ेगी 12 रुपए की, 25 रुपए की चाय पत्ती, सब करते करते 6,000 रुपए महीने खर्चा आएगा। तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? आगे चलें। अब हम पढ़ेंगे बीज की भौतिक शुद्धता। क्या पढ़ेंगे बेटा? बीज की भौतिक शुद्धता। अच्छा, तुमने कभी बीज देखा क्या जिंदगी में? वो जो सोयाबीन बुआई के लिए ले जाते हैं, वो जो गेहूं बुआई के लिए ले जाते हैं, देखा कि नहीं देखा? अगर हम उसको ध्यान से देखें तो हमको पता चलता है कि इसमें कंकड़, पत्थर, रबर, कांच के टुकड़े, विमल, फसलों के अवशेष, दूसरी फसलों के बीज, खरपतवारों के बीज, बहुत सारी अलग अलग चीजें दिखाई दे सकती है क्या? वो सारी चीजें कहलाती है भौतिक अशुद्धि। क्या कहलाती है बेटा? भौतिक अशुद्धि। हमारी फसल के बीज को छोड़कर जो भी चीज है उसको क्या कहते हैं हम लोग? भौतिक अशुद्धि या डोकेज। बीज विज्ञान की भाषा में इसको क्या कहा जाता है? डोकेज। अब डोकेज में क्या क्या हो सकता है तुम बताओ? कंकड़, फसल, अवशेष, मिट्टी। हाँ, विमल नहीं लिखूंगा यहां पे मैं, पर मिल जाते हैं कभी कभी। सोयाबीन का बोरा खोलो, अंदर से विमल नहीं। आज से 5,000 साल बाद खुदाई में निकलेगा, और गलती से कहीं पेंडाई मिल गई और उसमें दाने दाने का दम वाला एड निकल गया, तो लिखेंगे आने वाले समय में कि हमारे बाप दादा एक अत्यंत सुगंधित केसर युक्त खाद्य पदार्थ का सेवन करते थे और बड़े बड़े महानायक लोगों को प्रेरित करते थे। चलो लिखो। तो बीजों में पाई जाने वाली जो भी भौतिक अशुद्धि है, इसका अर्थ है कि बीज को छोड़ के जो कचरा बच गया वो सब क्या है? फिजिकल इंप्योरिटीज या डोकेज, भौतिक अशुद्धि। उसमें क्या हो सकता है? कंकड़, फसल अवशेष, मिट्टी, दूसरी फसलों के बीज, खरपतवारों के बीज आदि। अब क्या काम है इन सब चीजों को पढ़ने का? ऐसा कहा जाता है कि बीजों में अशुद्धि 0.1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितने प्रतिशत होना चाहिए बेटा? 0.1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 0.1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है मामला? अब सबसे ज्यादा अशुद्धि किसमें मिलती है? बताओ किसमें मिलेगी? सर्वाधिक अशुद्धि मिलती है गाजर के, जीरे के,
घास के बीजों में जो छोटे बीज है उनमें अगर एक कंकड़ भी आ जाए तो वो 2000 बीजों के बराबर वजन हो जाएगा, इसलिए प्रतिशत में बढ़ जाती है ना। तो सर्वाधिक अशुद्धि किसमें मिलती है? घास एवं गाजर के बीजों। भौतिक शुद्धता ज्ञात करने के लिए सीड वर्क बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। प्यूरिटी वर्क बोर्ड कैसे ज्ञात करते हैं बताओ? बोले आप बताओ। अंग्रेजी में लिखूं हिंदी में लिखूं? अंग्रेजी समझ जाओगे तुम? सीड प्योरिटी वर्क बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। ये एक सफेद रंग का बोर्ड होता है, जैसे तुम्हारे ये लग रहा ना, ये ऐसा ही बोर्ड होता है बस। इसके ऊपर एक साइड स्केल बनी हुई होती है और एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, कभी कभी एक लाइट होती है। लिख लिया बेटा? लिखा? नहीं लिखा? चले आगे। सीड प्यूरिटी वर्क बोर्ड। अच्छा अंग्रेजी लिख दिया ना मैंने यार, गलती हो गई भाई मेरे से। ठीक है सर, अब ये भी लिखेंगे। मुन्ना भाई एमबीबीएस पिक्चर पूछता है कि आपने एमबीबीएस कौन से कॉलेज से किया? कहता डोंगरी यूनिवर्सिटी से। अब वो समझने वाले समझ गए। चले आगे? अरे चले कि नहीं? देखो सीड प्योरिटी वर्क बोर्ड कैसा रहता है पहले तो दिख रहा है? जैसे तुम्हारी पढ़ने की टेबल रहती है कि नहीं रहती है, बस ऐसा ही सीड प्योरिटी वर्क। ये दिख रहा है क्या तुम? सोडू यार इतना धुंधला धुंधला क्यों दिख रहा है? ये दिख रहा है? देखो एक व्हाइट कलर का बैकग्राउंड का कागज होता है ताकि जो भी चीज है वो साफ दिखाई दे, है ना। इसमें क्या करेंगे, ऐसे ही एक बीज का नमूना लेंगे और इसके ऊपर डाल देंगे, ठीक है। फिर एक चिमटी की सहायता से जो अच्छे अच्छे बीज हमको दिखाई दे रहे, अच्छे अच्छे बीज मतलब पूरे पूरे बीज, कटे पिटे आधे अधूरे भी नहीं, है ना। साफ साफ बीज है वो अपन इधर कर लेंगे, ये हमारे काम की चीज हो गई, है ना। मान लो 100 में से 95 ग्राम साफ बीज निकले, इसका मतलब भौतिक शुद्धता कितने प्रतिशत है? 95। बाकी का 5% क्या बच गया है? कचरा। और उस कचरे को ही हम कहते हैं भौतिक अशुद्धि या डॉकेज। डॉकेज मतलब क्या होता है? कचरा। अब इसमें क्या हो सकता है? कंकर हो सकता है, हो सकते हैं दूसरी फसल के बीज, मिट्टी, फसल के अवशेष, खरपतवारों के बीज, रबर, कांच, वॉट एवर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है।
अब कुछ बच्चे यूं सोचते हैं कि बीज यहीं छोड़ देंगे, कचरा छांटेंगे। अरे अपन कोई कचरा बीनने वाले हैं क्या? क्या वो साफ करेंगे? बीज अलग कर लेंगे। अब इसका सूत्र बताओ क्या बनेगा? भौतिक शुद्धता प्रतिशत बराबर, नीचे क्या लिख दूं? हाँ, क्या लिखेंगे? ऊपर क्या लिखेंगे? शुद्ध बीजों का भार। पर शुद्ध बीजों का भार डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, लिखते हैं नमूने का भार माइनस डॉकेज। अच्छा, नमूने के भार में से डॉकेज घटा भी देंगे तो क्या आ जाएगा? शुद्ध बीजों का गुणा 100। अब डॉकेज की जगह भौतिक अशुद्धि लिखूं क्या? लिख देता हूं यार मैं, नहीं तो और कहीं से फिर पढ़ के आए, फिर मुझे बताएंगे कि यहां तो भौतिक अशुद्धि लिखा, आपने डॉकेज क्यों लिखा? लिख लिया, लिख लो। ऐसे सवाल करवाऊं क्या? छोटा करूं बड़ा? छोटे में लिख दूंगा मैं कि 100 ग्राम के नमूने में 8 ग्राम भौतिक अशुद्धि या डोकेज पाया गया। बड़े में लिखूं 1 ग्राम कंकर, 3 ग्राम खरपतवार के बीज, 2 ग्राम फसल अवशेष। फिर तुम जोड़ोगे तब अशुद्धि आएगी। पर मुझे इतना तो यकीन है तुम्हारे ऊपर। तुम ये सूत्र रटते हो क्या, ये बताओ पहले तो। रटा हुआ सूत्र जिंदगी में कभी एग्जाम में याद कौन सा आता है? समझा हुआ। या तो फिर तुम्हारी रटंत विद्या इतनी मजबूत होना चाहिए जैसे शिव तांडव स्रोत ही रट लेते हैं लोग, नहीं? वैसे ऐसे ऐसे रटना। मेरे को मैथ्स नहीं आता था, मैं क्या करता, स्टेप बाय स्टेप रट देता पूरा सवाल। पूरा स्टेटिस्टिक्स निकाल दिया मैंने ऐसे। पहले ये लिखना, फिर ये लिखना, फिर ये लिखना, फिर ये लिखना, ये उत्तर लिखना, हैंस प्रूव। क्योंकि परीक्षक सामने थोड़ी वाइवा में हार जाते हैं अपन। चलो चले आगे। तो बीजों में भौतिक अशुद्धि का क्या अर्थ है बेटा? हमारी फसल के बीज को छोड़ के बाकी जो भी है वो सब क्या है? डॉकेज या भौतिक अशुद्धि। और ये कितनी नहीं होना चाहिए? 0.1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना? किलो में नहीं आएगी कभी भी। ठीक है, चलो चले आगे। पर गांव में करते हैं लोग, सोयाबीन बेचते हैं तो शुरू शुरू में तो ग्रेडिंग कर करके बेचते हैं, बाद में मिट्टी वाला ही बेच देते। और कुछ लोग तो उसमें मिट्टी और मिला दे। पर भगवान नरक में ले जाएगा, उनको कीड़े पड़ेंगे इतने लंबे लंबे। अब देखो आनुवांशिक शुद्धता। इसको क्या कहते हैं बेटा? जेनेटिक प्योरिटी। क्या होता है बेटा जेनेटिक प्योरिटी? आनुवांशिक शुद्धता। हम चाहते हैं कि जो फसल हम उगा रहे हैं या जिस फसल की जो किस्म उगा रहे हैं उसके सभी बीजों का डीएनए एक समान होना चाहिए, उनका जेनेटिक कैरेक्टर भी एक जैसा होना चाहिए, जब तो एक जैसी उपज प्राप्त होगी, है ना? और ये जो आनुवांशिक शुद्धता है ये कम होती है अवांछित पर परागण से। किससे कम होती है बेटा? है ना? तो आनुवांशिक शुद्धता का मतलब तो क्या है? अगर हमने जो किस्म का बीज खरीदा हर बीज का डीएनए एक समान है, इसका मतलब वो बीज आनुवांशिक रूप से पूर्णतः शुद्ध है, 100% आनुवांशिक शुद्ध है। अगर उसके डीएनए में चेंज आए, डीएनए में चेंज कब आएगा? जब किसी दूसरी किस्म से परागण हो जाएगा, फिर वहां जाके गड़बड़ मामला होगा, सेग्रीगेशन होगा, तब जाके ये मामला होगा। उसके लिए मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ना पड़ेगा, वो नहीं पढ़ना है। अपने देखना है कि इस डीएनए को खराब कौन करता है? अवांछित पर परागण। तो अपन लिखेंगे अवांछित पर परागण। अवांछित किसको कहेंगे? जो हमारी मर्जी के बिना हो गया। तो लिखो अवांछित पर परागण से आनुवांशिक शुद्धता कम होती है।
अच्छा, गेहूं के परागण चने में परागण करवा पाएंगे क्या? हाँ, तो फिर ध्यान रखना है एक ही फसल में होगा, पर दो किस्मों में हो सकता है क्या? बस समझ गए। खरपतवार पढ़ाया था ना मैंने तुमको, क्या पढ़ाया उसमें? कि सापेक्ष और स्वयं सेवक खरपतवार भौतिक शुद्धता को कम करते हैं, जबकि रोगियों खरपतवार अवांछित खरपतवार बीजों की आनुवांशिक शुद्धता को कम कर देते हैं। याद आ रहा है कुछ कुछ? वेरी गुड। चले आगे। अब आनुवांशिक शुद्धता को बनाए रखना एक बहुत बड़ा काम है ना? और इसके लिए अपने को दो कार्य करना पड़ते हैं। पहला कार्य करना पड़ता है रोगिंग। रोगिंग क्या होता है बेटा? अवांछित खरपतवारों को पुष्पन अवस्था के पहले निकाल देना। मतलब अगर गेहूं का खेत है और वो दो चार करण अर्जुन डांस कर रहे हैं ऊंचे वाले, उनको बाहर फेंकना, नहीं तो क्या होगा, वो पर परागण कर। अब मेरे से एक सवाल पूछा बच्चे ने कि सर स्वपरागित फसलों में पर परागण कैसे होगा? स्वपरागित फसलों में भी 5% तक पर परागण हो सकता है, ये प्रकृति ने नियम बना रखा है, ठीक है? तो इसलिए उनको पुष्पन के पहले निकालना। क्या लिखेंगे इसमें? अवांछित खरपतवार लिखो। अवांछित खरपतवारों को पुष्पन के पहले निकालना। अब ये नहीं बताऊंगा अवांछित खरपतवार किसको कहते हैं। किसको कहते हैं बेटा? किसी एक फसल की एक किस्म में अगर उस फसल की दूसरी किस्म का पौधा उगाया तो इसको अवांछित खरपतवार या रोग कहते हैं। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? क्या कहते हैं? रोगियो। यस, लिख लिया? आगे बढ़े। दूसरा काम हमको करना पड़ेगा पृथक्करण दूरी या आइसोलेशन डिस्टेंस। लिखो, पृथक्करण दूरी। अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? आइसोलेशन डिस्टेंस। इसकी परिभाषा लिखोगे, रहने दो, समझोगे भी सही? सही बताओ। समझा देते हैं, ये लो। अच्छा, आधार बीज और प्रमाणित बीज के बारे में कभी सुना है तुमने? अभी पढ़ेंगे अपन, यहां लिख दूंगा, थोड़ा बहुत समझ जाओगे क्या? है ना? आधार बीज ज्यादा शुद्ध होता है, थोड़ा सा कम शुद्ध होता है ना? आधार बीज पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, प्रमाणित पे थोड़ा। ठीक। अब परिभाषा ये कहती है कि किसी एक फसल की, पहले तो देखना अपने को, आइसोलेशन डिस्टेंस केवल बीज उत्पादन कार्यक्रम में ही उपयोगी, अपने गांव में जाके इसको अप्लाई नहीं कराया। किसी बीज उत्पादन कार्यक्रम में किसी एक फसल की एक किस्म और उसी फसल की दूसरी किस्म के खेत के बीच रखी जाने वाली न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? आइसोलेशन डिस्टेंस। पर जब मैं इसे हिंदी में समझाता हूं ना, तो कुछ दोस्त मेरे जो सुपरवाइजर बनने के 99% करीब पहुंच गए, वो दूर हो जाते हैं। अभी तुम मालूम मक्का का भाव क्या हो गया मंडियों में? 600 रुपए किलो। किलो नहीं, क्विंटल।
इतनी मक्का हो गई। मक्का में क्या है, सर्वाधिक उत्पादकता होती है, 100 क्विंटल तक मक्का हो जाती है 1 हेक्टेयर में। आजकल तो थ्रेशर आ गए, निकालने का टेंशन भी खत्म है ना। तो खूब मक्का हो गई लोगों ने। अब मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य लगभग 2,000 रुपए के आसपास, 150 ही कम ज्यादा होगा। पर मंडी में जाओ तो वो व्यापारी खरीद ही, वही कह रहे सरकार से कह दो कि खरीद लेगी। उन्होंने दिया ना न्यूनतम समर्थन मूल्य, वही खरीद। तो किसानों ने बेचारों सड़कों पे मक्का रख रखी सुखाने के लिए, वो खराब हो जाएगी। अब घनश्याम तो पढ़ा लिखा आदमी है, वो दिल्ली से पढ़ के आया, उसका दिमाग खराब किया यार, 600 रुपए किलो मक्का बेच रहे हैं। बीज तो मैं तो 1,000 रुपए किलो खरीद के लाया था, 800 रुपए किलो, और ये मेरी मक्का 600 रुपए में 1 क्विंटल खरीद रहे हैं, 100 गुना से भी ज्यादा महंगा। तो उसके दिमाग में आइडिया आया कि मैं तो साइंटिस्ट आदमी हूं, मैं क्या करूंगा, एक वैरायटी का दूसरी वैरायटी से संकरण कर, मैं खुद ही संकर बीज बना के बेचूंगा लोगों को 600 रुपए किलो। उसने कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं 2 वैरायटी का क्रॉस पॉलिनेशन करके और तुम्हारा संकर बीज खुद ही उत्पाद, ए लाइन लगाऊंगा, आर लाइन लगाऊंगा, पढ़ाएगा नहीं संकरण 12वीं में। अब उसने कह दिया कि मैं गंगा एक बना के दूंगा। कंपनी से बात हो गई, पर यह बात लीक हो गई गांव में। क्या बात लीक हो गई कि अपनी मक्का तो अगले साल 6 रुपए किलो बिकेगी और घनश्याम जो है वो 400-500 रुपए किलो कंपनी को बेचेगा। अब किसानों का दिमाग खराब, कैसा कैसे हो सकता है। उन्होंने YouTube पे कहा संकर मक्का कैसे बनाए, ये नया सिस्टम है। अब उसमें AI वालों ने समझा दिया कि एक किस्म की 1 लाइन लगाई जाती है, दूसरी किस्म की 2 लाइन लगाई जाती है, कौन सी कंपनियां संकर मक्का है, उनका डिटेल निकाल के वहां पहुंच गए कि हम बना देंगे तुम्हारा। अब ये घनश्याम तो गंगा लेके आया था, जमुना लाल जी जमुना ले आए, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, तुंगभद्रा, सोन, बेतवा, नर्मदा, माही। अब मक्का एक अत्यधिक पर परागित फसल है। कैसी है बेटा? अब बनाना तो क्या थी, पर गंगा का जमुना, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी समंदर बन गया। फिर सबकी मक्का क्या भाव बिकेगी? 6 रुपए किलो। तो इस अवांछित पर परागण को रोकने के लिए जब भी बीज उत्पादन किया जाता है तो एक फसल की एक किस्म और अन्य किस्मों के बीच में रखी जाने वाली न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है बेटा? मतलब वो कम से कम कितनी दूरी ऐसी मेंटेन की जाए जहां दूसरी किस्म हो ही, इस न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं अपन? पृथक्करण दूरी। मेरे हिसाब से थोड़ा समझ में आया होगा। वेरी गुड, ये आ गया, मतलब मैं जंग जीत गया। तो एक फसल की एक किस्म और उसी फसल की अन्य किस्मों के बीच रखी जाने वाली न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? पृथक। मतलब अगर घनश्याम गंगा एक बना रहा तो उसको तय करना पड़ेगा कि 400 मीटर तक दूसरी कोई भी किसान की मक्का की फसल तो होना ही नहीं चाहिए। आजकल तो पॉली हाउस आ गए, ये टेंशन ही भले उगा ले बाहर, हमने तो बंद कर रखा सिस्टम, है ना। तो पॉली हाउस में लागू नहीं होता, पर खेतों में तो लागू होता। कितने पॉली हाउस बनाएंगे? तो यहां पर पूछा जाता है कि अलग अलग फसलों के लिए पृथक्करण दूरी कितनी रखेंगे। लिखो फटाफट मेरे साथ। स्वपरागित फसलें, स्वपरागित फसलें कौन कौन सी है? सोयाबीन है, गेहूं है, इनमें कितनी रखी जाती है? 3 मीटर। बाहर जाते ही नहीं परागकण, तो कम ही रखना पड़ती है। सबसे ज्यादा प्रश्न किसके आते हैं? मक्का के। और मक्का कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, एक संकर मक्का और एक संकुल मक्का। संकर मक्का में 600 और 300, संकुल मक्का में 400 और 200, बाजरे में 1000 और 200,
बाजरे के बाद आ गया ज्वार। ज्वार में 200 और 100। फिर शंकर कपास, ये पूछा हुआ भी सुपरवाइजर में, ध्यान रखना। 50 और 30। कभी कंफ्यूज हो जाओ ना तो याद रखना, प्रमाणित बीज में कम होती है और आधार बीज में ज्यादा होती है। और चने में 10 और 5। तू क्या कर रहा है यहाँ बेटा? यार आज तो समय का पता ही नहीं चला। पर लिखा तो कुछ भी नहीं तुमने। कितने पेज लिख लेते हो रोज? एक तो 2-3 कह रहा, एक 9 कह रहा डायरेक्ट। लिख लिया बेटा? टेस्ट है क्या तुम्हारा? चलो कल खत्म कर देंगे अपन बीज विज्ञान।